देखिए, एक ईवीएस का ऐसा प्रश्न है, हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। पता नहीं इस प्रश्न को क्या हुआ है, है ना। ये हर साल नगर कोइल वाला प्रश्न आता है, हर साल प्रत्येक सेट में नहीं कह सकते, लेकिन हर साल नगर कोइल आएगा। कहता है कि मडगांव से नगर कोइल के बीच की दूरी 1134 किलोमीटर है। यदि दूरी को 21 घंटे में तय करती है कोई ट्रेन या रेलगाड़ी, तो इन दोनों शहरों के बीच के औसत चाल ज्ञात करना है, वो भी क्या, मीटर प्रति सेकेंड में। तो हम तरीका बताते हैं। औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, माने 1134 बटा आप 21 कर दीजिएगा, और मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिएगा। आंसर आपके हाथ में आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। 1134 बटा 21 गुने 5/18 करिएगा, तो आपका उत्तर जो आएगा वह ए पर चला जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रश्न इसलिए पूछता है क्योंकि ईवीएस का एक चैप्टर है जिसमें वहां यात्रा के बारे में बताया गया है कि मडगांव से नगर कोइल की यात्रा, उसमें पढ़ना है। अब अगला प्रश्न है जो आपको हम बोर्ड पर बताएंगे, पेडागोजी अभी तो नहीं बता पाएंगे, अभी मोबाइल में नहीं समझ पाइएगा, यहां से भी बताएंगे तो नहीं, बोर्ड पर बताएंगे जब क्लास खत्म होगा। तो आते हैं सिलौत के बारे में। उस दिन पढ़े थे कि सबसे आलसी जानवर है, सप्ताह में एक बार शौच के लिए उतरता है। ठीक है, पूरे जीवन काल में 40 वर्ष जीता है, 17 घंटा बेचारा सोता है, और सबसे अच्छा तैराक है, भालू जैसा दिखता है। हम इतना बोल दिए, और आप लोग सही सही उत्तर बताइए। सिलौत लगभग 40 वर्ष जीते हैं, और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों पर लटक करके, उल्टा लटक करके मस्ती से सोते हैं, मस्ती में रहता है। ये सही हुआ, मजेदार तरीका से करना है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र में गरम रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का कारण क्या है? 62 छूट गया का? 62 हम छोड़ दिए का? 62 कराएंगे बोर्ड पर, टेंशन नहीं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उष्मारोधी होने का क्या कारण है, क्या बताए हैं? कभी भी ऊनी वस्त्र की बात करेगा आज से लेके बीपीएससी एग्जाम तक, याद रखिएगा ऊनी वस्त्र क्या करता है, हवाओं को फंसा के रखता है। ठीक है, दिया होगा कहीं ना कहीं, है कहीं उत्तर बताइए फंसाने वाला। हाँ देखिए, ऊनी के बीच वायु फंसी होती है, और वायु उष्मा रोधी होता है, हम बोले ना फंसा के रखता है। ऊनी वस्त्र की बात करेगा, याद रखिएगा वो हवाओं को फंसा के रखता है। ऊनी वस्त्र, ऊनी का जो होता है ना बांधने वाला, वो हवाओं को फंसा के रखता है। नेक्स्ट है, और ये प्रश्न जो 65 नंबर है, इतना प्रश्न पूछा हुआ है, कभी भी बदलता नहीं है। इसमें क्या बदलता है? 110 मीटर कभी नहीं बदलेगा, ये फिक्स रहेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 कर देगा। तो इसको कहेगा कि 14.2 सेंटीमीटर के बदले में यही बदलता है, केवल 14 की जगह पर 13 कर देगा, 12 कर देगा। तो क्या करिएगा, 110 गुने 14.2 कर दीजिएगा। क्या करिएगा, 110 गुने 14.2 कर दीजिएगा, और 1000 से भाग कर दीजिएगा, उत्तर आपके हाथ में आएगा। हम बताएंगे ऐसे तरीका बोर्ड पर, और आपका उत्तर जो जाएगा वह 1.562। ठीक है, उत्तर आपका सी पर। अब आप सभी को पता है कि 3 राज्य ऐसा जिसके किनारे अरब सागर पर है, बताए थे नहीं, बताए थे? केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र। और मैं बात करूं बंगाल की खाड़ी की, तो क्या होगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। क्या यही ना पूछता है? चलिए, तो उत्तर आपका यहां गया ए पर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस से पटकते हैं। भाई सीधी सी बात है, ऐसा नाच जहां जमीन पर बांस से मारने वाला काम होता है, और ये जो है ना फसल कटने के बाद होता है, लोग डांस भी करते हैं, 2 आदमी पीटते रहते हैं। ये चिराव नृत्य है, और ये चिराव नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, सुनीता विलियम्स।
सुनीता विलियम्स तो अंतरिक्ष गई थी। अरे हमको भी भटका दी। कौन होगा? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों के बारे में बताइए। होली दीपावली क्या होगा? हाँ, दीपावली अमावस्या को, अमावस्या माने अनहरिया रात को, और होली पूर्णिमा माने इजोरिया रात को मनाया जाता है। उत्तर गया डी पर। बहुत मजेदार। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न कहता है रेगिस्तानी योग के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। बात सही है। मात्र 10 मीटर होता है इसका ऐसे। डी तो ए तो हो गया। बी है अबू धाबी में नहीं होता है, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में होता है। इस वृक्ष के पत्ते में जल एकत्र होते हैं और स्थानीय लोग जब इसकी आवश्यकता होती है तो पाइप डाल करके इसमें पानी पी लेते हैं। और डी कहता है इसका जो जड़ होता है ये वृक्षवा से 30 गुना नीचे पानी में जाता है, पानी जब तक नहीं मिले तब तक। ये भी ठीक है। बहुत सारी शाखाएं, घना पता, ये गलत है। तो ए सी डी 70 का चला गया आपका ए पर। और कभी भी बांस पर घर बनाने की बात करेगा, एक तरीके है 3 साढ़े 3 मीटर जहीं से हिंदिया आसाम बांस के खंभों पर घर बनता है। 3 या 3.5 मीटर, फीट में पूछेगा 10 से 12 फीट। क्यों बनता है बांस के खंभों पर? क्योंकि वहां पे सबसे अधिक बारिश होती है। अगला कि कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका कहाँ का है? टेपियोका केरला का है। केरला मारिए। कहता है कि बिहार में भाई मधुमक्खी पालन कब से कब? अक्टूबर से दिसंबर का महीना। और ये अभी चल रहा है महीना, अभी मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा महीना। और पिछला जो बैच चलता था उस बैच में जब जब यह प्रश्न आता था तो सब कहता था कि भैया की शादी है। दिसंबर में था मेरा, है ना, अक्टूबर से दिसंबर। तो सब याद रख लेता, जैसे ही आता है प्रश्न तैसे ही हमारा शादी याद रख लेता है। अक्टूबर से दिसंबर का महीना मधुमक्खी पालन करने का सबसे बेटर है, क्योंकि तुरंत जैसे ही मधुमक्खी पालन करिएगा बच्चा अंडा देगा, और जैसे ही फरवरी का महीना आएगा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और उसको लीची का फूल मिल जाएगा। तो प्रश्न ये भी पूछा है कि लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी के महीने में। ये प्रश्न पूछा था। अगला है कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या है? स्वांगीकरण का अर्थ बताना है। तो याद रखिएगा, हम आपको बताए स्वांगीकरण होता है जो आप खाना खा लिए और खानवा से जो आपको एनर्जी मिलता है उसी को स्वांगीकरण कहते हैं। तो आपका पचा हुआ पदार्थ शरीर, क्या लिखा हो सबसे बेटर होगा, अवशोषित पदार्थ को शरीर के विभिन्न अंगों में स्थानांतरित करना। ये नहीं होगा। पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों के बनने में ये होगा। जी, स्वांगीकरण का अर्थ होता है एनर्जी देना, या पचा हुआ पदार्थ से आपका शरीर में जो है काम कर रहा है या निर्माण हो रहा शरीर का, उसको स्वांगीकरण कहें। ये आपको बायो का प्रश्न है। उस खेत की मृदा के विषय में विचार करिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों के बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो बता दीजिए आप लोग, क्या होगा? बंजर होगा। आप एक ही फसल आप अगर करते हैं ना तो आपका जो जमीन जो है वह क्या होगा? बंजर हो जाएगा। तो कुछ समय के बाद में वो बंजर हो जाएगी, आपका उत्तर जाएगा बंजर पर। पर्यावरण के अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य बताना है। क्या है गृह अधिविन्यास? समझते हैं? हमको बता दीजिए जरा, किसी को पता ये वर्ड है क्या? गृह अधिविन्यास माने होता है होमवर्क। क्या होता है? होमवर्क, दत्त कार्य। और ये दत्त कार्य या होमवर्क या गृह अधिविन्यास का प्रश्न कभी भी आता है तो उस आंसर में विस्तार रहेगा। समझे? क्या रहेगा? अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। गृह अधिविन्यास, होमवर्क या दत्त कार्य की बात कभी भी करेगा आंसर में विस्तार आएगा ही आएगा। उत्तर चला गया सीखने का विस्तार। आए 100% नहीं 200% बता रहे हैं।
आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा, आप लोग ऑनलाइन भी देखना ही है। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों के को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु के लिया। निम्न में कौन सा प्रकरण उसके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायक होंगे? उप प्रकरण देखिए, आपको पढ़ाना क्या है, आप टीचर है 1 to 5 का, पूरा हम ठेठ में समझाते हैं। अब पढ़ाना है आपको पशु चैप्टर, सबसे बेटर है उसको भाई चिड़ियाघर ले जाइए, और चिड़ियाघर का इसमें नाम होता है प्राणी उद्यान। ठीक है, प्राणी उद्यान में पशु जानवरों को दिखा दीजिए, सबसे बेटर है कि वो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, आपको सब समझ जाएगा। अगला प्रश्न कितने पर जाए? कटआउट दिखाने से ना होगा, कटआउट ये याद रखिए, कटआउट कभी सही हुआ ही नहीं आज तक, कभी सही नहीं हुआ है। वास्तविक ज्ञान देना है बच्चों को, सीटेट का। हाँ तो ठीक है, आपके अनुसार जाइएगा, कटआउट पर से घबरा जाएगा। वास्तविक ज्ञान से जाना है, इसीलिए सीटेट की बात माने। जल संबंधित त्योहार के समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? बताइए हो। जल पर आपको क्या मनाना है? पर्व मनाना है, त्योहार मनाना है। सबसे बेटर है कि परिवार, समुदाय, बुजुर्ग से बातचीत करिएगा, सबसे मजेदार चीज है। इसे यहाँ भी वास्तविक जीवन हो गया जहाँ बातचीत हो, मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ऐसा ऑप्शन मारिए जो बाहरी जीवन हो, कहीं घूमने वाला हो, वास्तविक जीवन से जुड़ा हो, बुजुर्ग के साथ बैठ करके बात कर रहे हैं, इस प्रकार का ऑप्शन खूब सही जाता है ना। पास करना है यहाँ पे, तो इसको मान के चलना पड़ेगा सही। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस क्यों नहीं है भाई? कितना बार बोले हुए हैं, किसी को याद नहीं है? ये होगा नहीं, किसी को पता है इसका सही उत्तर? भाई पहला दूसरा क्लास में ईवीएस का बुक क्यों नहीं होता है? लिखवाए हुए हैं, सी होगा ना। याद रखिएगा, पहला दूसरा में ईवीएस का बुक नहीं होता है। इसका वजह यह है कि गणित भाषा के माध्यम से पढ़ा जाता है। इसका एक ही 2 ही वर्ड लिखना है। कहीं इस प्रश्न को कैसे लिखा जाता है? पहला दूसरा क्लास में ईवीएस का बुक नहीं है, क्यों? आंसर में रहेगा गणित और भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है ईवीएस। कौन क्लास में? पहला और दूसरा में। ये बात आगे भी हम कल पूछेंगे, क्लास खत्म होते ही पूछेंगे। निम्न में कौन सा सामाजिक संस्कृति वातावरण का उदाहरण है? समुदाय, यही ना होगा, बाकी जंगल उंगल नहीं ना है। समाज के संस्कृति में वही आता है। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक ऐसा उपागम है कि विद्यार्थी को भोजन, आश्रय आदि विषय में ज्ञात करने और अपने परिवार समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। अभी ना पढ़े हैं भाई सदस्य, इसका कारण क्या है? अभी जब आप अपने घर पे माता पिता से जाकर के पूछिएगा, समुदाय के सदस्य से पूछिएगा क्या होगा, तो अधिगम प्राथमिक स्रोत जो है विद्यार्थी का सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि है। ये तो यही ना बात बोला। आपको कोई चीज सीखना है तो समुदाय से कहते हैं कि जाकर के पूछो, गांव देहात में अपने माता पिता से पूछो ये क्या है। तो अधिगम का एक मैंने सीखने का सबसे फर्स्ट पड़ाव परिवार है आपका, समुदाय है आपका। ठीक है, वहीं से सबसे पहले सीखते हैं। अब किसी किसी का भाई मम्मी पापा लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं तो उसको भाई बचपन से ही पढ़ा लेते हैं, टीचर की आवश्यकता नहीं हो पाता है। हम अपनी बात करें तो हम 9th में जाकर के कोचिंग पकड़े थे 1 महीना के लिए मात्र, 8वां तक घर से ही पढ़ लिया। तो ऐसे आप लोग जैसे है, आप लोग का भी बाल बच्चा होगा, आप 8वां तक तो जरूर देख सकते हैं। 9th 10th की बात है कि सिलेबस खत्म करना पड़ता है तो कोचिंग में जाएगा क्या, तो इतना तक तो देख सकते हैं। इसीलिए प्राथमिक कारक बोला गया है परिवार या समुदाय को। अगला, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? संज्ञानात्मक बाधित, संज्ञान जानकारी वाला, क्या करिएगा आप? सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सा है? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, ठीक ठाक है। पढ़ाने के सरल पाठों का अधिक विकास करें, ठीक है। कार्यों को भागों में बांटे और पृथक रूप में भागों को पूरा करें, ये सही है। सी, अब कहिए सर कैसे? पृथक तो भाई नेगेटिव वर्ड है, तो हमारी बात समझिए
ये प्रश्नों में बोला है कि संज्ञानात्मक बाधित, जिसको जानकारी लेने में बड़ा दिक्कत होता है, बाधित बच्चा है, तो उसको क्या करेंगे, कार्य को छोटे छोटे रूप में उसको देंगे ना, तब वो कर लेगा। छोटे छोटे माने पृथक रूप में। समझ में आया बात? चलिए, पाठ योजना में ईवीएस के विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक चरण है? पाठ योजना में विषय वस्तु विश्लेषण हेतु कौन सा आवश्यक, विश्लेषण करना है तो कंसेप्ट मैप चाहिए। ईवीएस में क्या चाहिए? मानचित्र बहुत बेटर होता है। कोई भी ईवीएस खान सर हो या कोई भी मास्टर साहब हो, यूट्यूब पर जब भी ईवीएस पढ़ाने आते हैं, पर्यावरण पढ़ाने आते हैं, भूगोल पढ़ाने आते हैं, बिना मानचित्र के समझ में आएगा? तो यहाँ भी कह रहा है कि भाई ईवीएस में विश्लेषण करना है आपको, तो आपको क्या चाहिए? कंसेप्ट मैप चाहिए, माने संकल्पना मानचित्र, उसको अंग्रेजी में कंसेप्ट मैप बोलते हैं। सतत समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। समग्र किससे है बताए? समग्र विकास से ही है। आंसर सीधे इसमें छुपा हुआ है। और एक और बात सुन लीजिए, सीटेट का नियम क्या है, जो बात क्वेश्चन में वही बात ऑप्शन में 98% सीटेट सही कर देता है। जो बात क्वेश्चन में कहे वही बात ऑप्शन में आ जाए, 98% सही। ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है क्या नंबर 85। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों को भारत के मानचित्र पर तटीय रेखा की खोजना, ये आकलन का एक तरीका है। सबसे मजेदार तरीका तो मिल ही गया ना, हम आपको बोले हैं ना कि भाई मानचित्र का प्रयोग करिए, क्योंकि ईवीएस का बुक है। और बी में भाई परीक्षा गलत है, सी में अर्धवार्षिक परीक्षा आ गया, और डी में भी परीक्षा करवा रहा है, तो हम तो परीक्षा से भागते हैं ना। आप लोग भी भागते हैं। कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव करिए। चलिए भाई चुनाव कर लीजिए। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। चुनिंदा वाला बात गलत हो गया। कौन कौन सही आ रहा है इसमें? पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में कला एकीकरण, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में कहानी का एकीकरण, अगर सबको ले लीजिएगा तो ठीक ठाक हो जाएगा, सबको शामिल कर लेते हैं तो। लेकिन इसमें ए तो गलत है चुनिंदा, तो बी और सी मजेदार होगा, क्योंकि कूट के अनुसार चलना है। अगला है एक प्राणी उद्यान में, प्राणी उद्यान माने चिड़ियाघर। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षिका ने, माने आप एक शिक्षिका है, प्राणी उद्यान में जानवरों की खाने की आदतों, उनके बाहरी लक्षणों जैसे कि आकार, रंग, बाल इत्यादि पर खोजने के लिए कहा। आप एक टीचर है, बोले कि इसका रंग कैसा है, आकार कैसा है, लक्षण क्या है ना, तो आप किस प्रकार के कौशल विकास कर रहे हैं, किस प्रकार के कौशल का देखिएगा, बच्चा सब देखेगा तब ना बताएगा। अवलोकन, प्रश्न, संवेदनशील भी जरूरी है। और देखिए आप एक टीचर है, आप अपने बच्चे को कह दिए कि उसके बारे में अवलोकन करना है, और कहीं जानवर खतरनाक है, तो संवेदनशील रहना जरूरी है नहीं? मतलब पता चला गैल अवलोकन करे, आपको सुहा कर दिया, अवलोकन होते रह जाएगा। इसलिए संवेदनशीलता बहुत जरूरी है, और संवाद माने बातचीत के माध्यम से सबसे बेटर आपका सी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? थीम जल, हाँ जल है। अगला है पर्यावरण अध्ययन में आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? उच्च स्तरीय चिंतन वाला, अरे ऐसा ऑप्शन मारिए जिसमें कुछ बच्चा सोचे। बी, क्या होगा जब पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? बच्चा सोचेगा कि नहीं सोचेगा? हाँ, उच्च स्तरीय चिंतन या समालोचनात्मक चिंतन दे तो इसी प्रकार से बनना है। और आज का अंतिम है कि 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में, उन समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। एक बच्चा सब है, नाटक प्रस्तुत किया, नाटिका। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को समझने में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कर सकता है, किस प्रकार से आकलन कर सकता है ये बताना है।
सबसे मजेदार है कि पर्यावरण अध्ययन संप्रत्यय की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स भी सबसे मजेदार चीज है ना। इसमें आ जाता है सब चीज। समूह में अधिकांशतः जो होता है काम रूब्रिक्स के माध्यम से होता है। वही कहता है इस प्रश्न में कि क्रमिक तो जाता पोर्टफोलियो। ठीक है, आज इतना ही रहेगा।